We started off with applications of Gauss law in the last session. So I hope all of you remember क्योंकि हमने 3 बार रिवाइज किया है Gauss law. एक बार हमने लास्ट ईयर 11th में रिवाइज किया था. So in total 4 to 5 times we have seen Gauss law. So today I will just revise first application of Gauss law and then we'll go to next applications. तो अगर आपको याद होगा in the last session we started off with applications of Gauss law. Which was the first application of Gauss law? Electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. So I hope you remember what is the general procedure of finding out electric field intensity using Gauss law. तो सबसे initial to start off with you have to define what is the shape of conductor. तो इस केस में हमारे पास जो कंडक्टर है वो कंडक्टर है hollow sphere या फिर spherical shell. Hollow sphere जब आपने बोला इसका मतलब charge is on the surface. Charge is not inside, it is just on the surface. और मैंने आपको बताया था that जिसके ऊपर चार्ज होगा उस चार्ज का रेडियस हम लोग लेंगे कैपिटल R. तो ये जनरल नोटेशन है. जो भी चार्ज कंडक्टर होगा उसका रेडियस विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय कैपिटल R. तो we will also write down a little bit of theory. So we have a conductor और remember यहाँ पे चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर है तो हम कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो लेट अस कंसीडर a spherical shell. Of course this is a charged spherical shell of radius capital R having surface charge density sigma. Then हमारा टास्क क्या था? Our task was to find out what is electric field at some point P. यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P. हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर इज R, स्मॉल r. तो बाय डिफॉल्ट एज अ नोटेशन जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा लेंगे स्मॉल r. तो ये भी पार्ट ऑफ नोटेशन है. तो सिंबल हमेशा ऐसे ही यूज करना, कैपिटल R एंड स्मॉल r, राइट. देन हमें करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड एट पॉइंट P. गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ अप्लाई करने का you must know what are the conditions. क्या कंडीशन है गॉस लॉ अप्लाई करने के? चार्ज को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज. चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे. उस इमेजिनरी सरफेस का शेप क्या होगा? जो शेप कंडक्टर का है इस केस में मतलब वो क्या आएगा? स्फीयर. और ये स्फीयर कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक. तो you will have to explain this to find electric field. कहाँ पे फाइंड करना है? at a point P. To find electric field at point P at a distance r, at a distance small r from the center of conductor, we imagine Gaussian surface. और क्या है शेप इस Gaussian surface का? Sphere. We imagine a Gaussian surface in the form of concentric sphere. Of radius small r.
तो वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, इसको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। और याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 3 एप्लीकेशन हम देखेंगे, और सिलेबस में 4 थे, अब एक कम कर दिया, वो ज़्यादा बेटर था, 4th जो हटा दिया, बट प्रोसेस इज द सेम। देन आफ्टर दिस, इसके बाद हमने क्या किया था, डू यू रिमेम्बर? इसके बाद हमने क्या किया था? नहीं, गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले गॉस लॉ में फ्लक्स की बात होती है। फ्लक्स के लिए एक सरफेस इमेजिन करना पड़ता है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे आप एक सरफेस, मतलब स्मॉल सरफेस इमेजिन करोगे। कहाँ पे इमेजिन करेंगे? एट पॉइंट पी। तो लेट अस इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एट पॉइंट पी। इस P पॉइंट पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन कर लिया। यू हैव अ स्मॉल एलिमेंट समथिंग लाइक दिस, और इसको हमने नाम दिया था ds, राइट? इमेजिन एन एलिमेंट ऑफ एरिया, एन एलिमेंट ऑफ एरिया ds at point P, राइट? देन इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने डायरेक्शंस देखे थे, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के और ds के। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे या टुवर्ड्स? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई बार का डायरेक्शन। देन एरिया नॉर्मली होता है स्केलर। इसको वेक्टर बनाने के लिए हम इसका डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, और डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द एरिया। तो यहाँ पे ये जो एरिया का डायरेक्शन आया वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो, दे आर सेम, सो दे आर इन द सेम डायरेक्शन। और ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। गॉस लॉ अप्लाई करना है तो जनरल रूल ये है कि चार्ज को एनक्लोज करो। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं कोई भी रैंडम शेप ले सकता था। आई कुड हैव टेकन सच अ शेप। मुझे चार्ज को एनक्लोज करना है तो मैं स्क्वायर भी ले सकता था, मतलब क्यूब। आई कुड हैव टेकन अ क्यूब, और क्यूब ने भी इसको एनक्लोज कर लिया। लेकिन हम गॉसियन सरफेस का शेप वही लेते हैं जो कंडक्टर का शेप है। इट इज बिकॉज ऐसा करने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया सेम। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल हो गया 0, एंड सिंस एंगल इज 0 तो cos थीटा इज 1। अगर एंगल 0 नहीं होता तो पहले तो एंगल फाइंड करो, फिर cos ऑफ दैट एंगल फाइंड करो। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि अगर मैं रैंडम शेप ले लेता तो हर एक जगह पे, यहाँ पे मे बी एंगल इज 0, लेकिन दूसरे किसी जगह पे एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बनेगा, मे बी 30 डिग्री। किसी और जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल बनेगा मे बी 60 डिग्री। तो इफ आई कंसिडर रैंडम शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, देन द प्रॉब्लम इज कि हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज नॉट सेम। तो हमारे लिए वो काम बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई ऑलवेज इमेजिन गॉसियन सरफेस of the same shape as that of conductor. Conductor spherical तो Gaussian surface भी spherical, conductor cylindrical तो Gaussian surface भी cylindrical. Good. Now इसको हम explain कैसे करेंगे? How to write down? ज़्यादा details बताना मत, सिर्फ बता देना due to symmetry of problem, due to symmetry एंगल बिटवीन, या आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ ई बार एंड डी एस बार इज सेम, या फिर बोल सकते हो एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार इज 0, and therefore cos of theta will be equal to cos of 0 will be equal to 1. And definitely क्योंकि हम यहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ
what is Gauss law? So according to Gauss law, फ्लक्स, ये फ्लक्स किससे पास होगा, कौन से सरफेस से पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस से. रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस को हमने इस केस में बोला था गॉसियन स्फीयर, राइट. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux through Gaussian surface is integration E bar dot ds bar, which is equal to charge enclosed upon epsilon 0. नोट्स में मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है इप्सिलॉन. ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ज कंडक्टर था वो नॉट नेसेसरली हमेशा एयर या वैक्यूम में होगा. मे बी द चार्ज कंडक्टर इज इन सम लिक्विड, मे बी इन वाटर, राइट. तो डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम क्या है. यहाँ पे अभी डिराइव करते वक्त, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, मैं लिख रहा हूँ इप्सिलॉन 0. अगर कोई और मीडियम होगा तो मल्टीप्लाई बाय के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. गुड. तो हम अज्यूम करेंगे देयर इज एयर इन द सराउंडिंग. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट. तो फिर इसके बाद मैंने बताया था, वंस यू हैव गॉस लॉ, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करो और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करो, दोनों को सब्स्टिट्यूट करो. तो इफ आई कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds bar, integration E bar dot ds bar will be E ds cos theta. लेकिन cos theta कितना आया, 1. तो इंटीग्रेशन E ds into 1. बट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म. मतलब ये P पॉइंट जिसमें जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पे भी लेता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आता. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड करता है. एक है चार्ज. चार्ज तो P पॉइंट अब यहाँ पे लो या यहाँ लो या कहीं पे भी लो, चार्ज तो सेम ही है. चार्ज इज नॉट चेंजिंग. सेकेंड फैक्टर वाज, अगर आपको याद होगा, तो सेकेंड फैक्टर इज डिस्टेंस. ये P पॉइंट कहीं पे भी होगा तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होने वाला है, स्मॉल r. तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट और चार्ज भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट. कहाँ पे कांस्टेंट? थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस. रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस. अगर ये P पॉइंट मैंने थोड़ा अंदर ले लिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस पे. गुड. और अगर ये यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाहर. तो E इंटीग्रेशन ds. अब ये इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या? द आइडिया हियर इज, जैसे यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया, वहां से फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैं और एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकता था. मैं और एक स्मॉल एलिमेंट कहीं और भी ले सकता हूँ. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है ये थ्रू आउट गॉसियन सरफेस है. मतलब बेसिकली हमने ऐसा इमेजिन किया कि जो गॉसियन सरफेस है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे इन ऑल डायरेक्शन, तो जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ये एरिया एलिमेंट्स होंगे, इन सारों के सारों में से क्या पास होगा, फ्लक्स. हर एक स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने वाला है. देन मैं वापस बता रहा हूँ, हमने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, फिर हमने ऐसा इमेजिन किया कि ये इमेजिनरी सरफेस ही स्मॉल स्मॉल एरिया से बना, राइट. और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्मॉल एरिया जो है उनसे ds ds ds. तो एक ds यहाँ पे है, तो एक ds यहाँ पे भी होगा, एक ds यहाँ पे भी होगा, एक ds यहाँ भी होगा. इन सब ds को क्या करेंगे हम, एडिशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन. तो मैं सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड करते गया तो क्या मिलेगा, पूरा सरफेस. कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस.
तो आई विल गेट टोटल सरफेस एरिया. व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई कौन सा आर? स्मॉल आर स्क्वायर. अगर आप कंफ्यूज हो भी जाओ तो डू नॉट वरी, फ्लक्स कभी भी इमेजिनरी सरफेस से पास होता है. हम क्या फाइंड कर रहे थे? फ्लक्स. तो इमेजिनरी सरफेस का रेडियस लेना पड़ेगा, दैट इज स्मॉल आर. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1. अभी राइट हैंड साइड हम देखते हैं. राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वाज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. बट मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, इफ यू सी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक पॉइंट में नहीं है, चार्ज इज ऑन द एरिया, सरफेस एरिया. तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन किया था चार्ज अपॉन एरिया. तो चार्ज क्या मिलेगा? डेंसिटी इनटू एरिया. किसका एरिया? कंडक्टर का. क्योंकि चार्ज किस पे है? कंडक्टर पे. तो कंडक्टर का शेप क्या है? स्फीयर. स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. राइट. देयरफॉर चार्ज व्हिच इज एक्चुअली चार्ज एनक्लोज्ड, which is equal to sigma into 4 pi r square, equation number 3. ये equation number 3 और equation number 2 we will substitute in equation number 1. So from equation number 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, what we will get is left hand side का integration E bar dot ds bar मतलब flux. और वो equation क्या आया? E 4 pi r square. वो आया E 4 pi r square. राइट हैंड साइड था चार्ज एनक्लोज्ड. चार्ज एनक्लोज्ड क्या आया आपका? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. और अपॉन में क्या था? एप्सिलॉन 0. ये हो गया कैंसिल और कैंसिल. तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर. This is general formula for electric field due to a charged spherical shell. And remember, ये जो पहला केस था, इस केस में ये P पॉइंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, ये कंडक्टर के बाहर है. कहां पे है? आउटसाइड. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला, दिस इज फॉर आउटसाइड. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर hollow sphere. Then we have seen two special cases of it. हमने देखा था स्पेशल केस. तो स्पेशल केस में केस नंबर 1, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर फाइंड करना है, तो हमारे पास जो कंडक्टर था, कंडक्टर का रेडियस हमने कितना लिया था? कंडक्टर का रेडियस हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर. तो यू ऑलवेज डिनोट रेडियस ऑफ कंडक्टर बाय कैपिटल आर. देन जनरल प्रोसेस क्या है? जनरल प्रोसेस है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे कहाँ पे फाइंड करना है? सरफेस पे. मतलब एट दिस पॉइंट P, राइट. उस P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आप क्या लेते हो? स्मॉल आर. फिर स्मॉल आर डिस्टेंस को रेडियस मान के क्या ड्रॉ करते हो? गॉसियन सरफेस. तो इन दिस केस जो गॉसियन सरफेस है वो और जो कंडक्टर है वो दोनों सेम साइज के हैं, राइट. तो व्हेन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दे आर इक्वल. अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल इक्वेशन था, क्या था जनरल इक्वेशन? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन. सरफेस के लिए मैं करूंगा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ऑन द सरफेस, सो एट द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर. कैंसिल एंड कैंसिल. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. ये हो गया स्पेशल केस नंबर 1.
एंड स्पेशल केस नंबर 2 इज वेरी सिंपल, कहाँ पे, इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टर। अब इनसाइड के केस में वी विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग, हम डायरेक्टली बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ पे था, ऑन द सरफेस। तो पूरा का पूरा चार्ज था सरफेस पे, इसका रेडियस था कैपिटल आर, एंड हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया वो पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड है। फिर हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, गॉसियन सरफेस। So we are drawing a Gaussian surface here, and you must know कि इस Gaussian surface के अंदर चार्ज है ही नहीं, because all the charge lies outside on the surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। तो एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिख दिया तो उसको एक्सप्लेन कर दो, since there is no charge inside the conductor, there is no charge inside the conductor. गुड, क्लियर यहाँ तक? तो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट किया था, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2। डू यू रिमेंबर व्हाट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो रियल लाइफ सिचुएशन में यू मे हैव एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक वायर है which is infinitely long. Normally वायर थिन होता है, नॉर्मली थिन होता है, मैं इसको इंटेंशनली थोड़ा थिक दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग लिटिल बिट थिकर जस्ट ऑन इंटेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely long straight wire, या फिर आप स्ट्रेट कंडक्टर भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और डेफिनेटली कंडक्टर पे चार्ज है, तो चार्ज है ये अजम्पशन है, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इन शॉर्ट। तो मैं वो लिखने नहीं वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a charge infinitely long straight conductor. This is something, अगर आप 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये assumed है, आपको पता है कि बिना चार्ज के फील्ड नहीं होता, तो मैं वो वर्ड लिखने नहीं वाला ड्यू टू एन चार्ज्ड वायर, नो इट इज assumed। कंडक्टर बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब है चार्ज है। जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, पिछले केस में चार्ज कहाँ था, ऑन द सरफेस, यहाँ पे भी वैसा ही है, all the charge is on the surface. In this case actually charge is not on the surface, you know, charge is along the length। मैंने इसलिए पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि actually the wire is very thin। सिर्फ मैं उसको थिक दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, that is the only reason। तो in reality ये थिन है, अगर ये वायर थिन है तो वायर will be taken to be one dimensional। थिक दिखाना मतलब 2 डायमेंशन हो गया, 2 हुए ना यहाँ पे डायमेंशन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, राइट। लेकिन इन रियलिटी ये वायर जो है दिस इज अ थिन वायर, तो व्हाई आई एम शोइंग इट थिक, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। तो हमारे पास एक वायर है जिसपे चार्ज है ऑन इट्स लेंथ, सारा का सारा चार्ज है ऑन इट्स लेंथ। तो व्हाट वी हैव इज, जस्ट अ मिनट, एक काम करता हूँ, फाइन, yes, so you have charge over here, then पिछले केस में शेप क्या था कंडक्टर का, स्फेरिकल। हमने डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए थे, सेंटर से। जब भी सिलेंड्रिकल शेप हो तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, एक्सिस से। तो सबसे पहले एक्सिस को लोकेट करो, तो यू हैव दिस एज एक्सिस, राइट। एंड देन आई टोल्ड यू जिसके ऊपर भी चार्ज होगा उसके रेडियस को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल आर।
तो ये एक वायर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर. दिस इज अ वायर विथ रेडियस कैपिटल आर. एग्जैक्टली सेम प्रोसेस. देन इसके बाद क्या था, एक पॉइंट था P. इस P पॉइंट में हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है उसका डिस्टेंस सेंटर से यहाँ पे एक्सिस से, राइट, इट इज टेकन टू बी स्मॉल r. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल r, राइट. देन कीप ऑन कंपेयरिंग. जितना ज्यादा कंपेयर करोगे उतना इजी होगा टॉपिक. पहले था स्फीयर. ये स्फीयर है कंडक्टर. कंडक्टर का रेडियस था कैपिटल आर. हमारे पास एक पॉइंट था P जिसका डिस्टेंस सेंटर से है स्मॉल r. इस केस में हमारे पास है एक वायर. वायर पे है चार्ज. जैसे वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था वैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. वहां पे सिर्फ चार्ज डेंसिटी का सिग्मा, यहाँ पे होगा लैम्डा, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है. वहां पे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी था. देन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को रेडियस समझ के हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था. क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हमको चार्ज को क्या करना पड़ता है, एनक्लोज. तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने लिया था एक गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस को हमने बोला था गॉसियन स्फीयर. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस वायर इज इनफिनाइट. तो फिर क्या हम गॉसियन सरफेस को भी इनफिनाइट ड्रॉ करेंगे, वी कैन नॉट डू. तो हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट लेंथ का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे इस केस में कंडक्टर का शेप क्या है, ये सिलेंडर. वायर इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप. तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल. तो वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप. तो ये आ गया आपके पास Gaussian surface. Let me complete the diagram first. More or less fine. Then ये आ गया आपके पास Gaussian surface approximately. You can take this to be Gaussian surface. And Gaussian surface in this case is a cylinder. और इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल r. क्लियर. देन वेल बाय द वे, ये जो सिलेंडर हमने लिया है इसका लेंथ जो होगा, इसके लेंथ को मैं मान लूंगा कैपिटल L, राइट. यहां तक क्लियर. ये समझा है तो आगे कुछ समझेगा. इज दिस क्लियर. वायर था, देन चार्ज था वायर के ऊपर. वायर का रेडियस था कैपिटल R. एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस. पिछले केस में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था. गॉसियन सरफेस वाज कॉन्सेंट्रिक, मतलब सेम सेंटर. इस केस में गॉसियन सरफेस इज कोएक्सियल. व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सियल, सेम एक्सिस. तो जो एक्सिस वायर का है वही एक्सिस गॉसियन सरफेस का है. वहां पे गॉसियन सरफेस को बोला था गॉसियन स्फीयर. यहाँ पे इसको बोलोगे गॉसियन सिलेंडर. ये गॉसियन सरफेस है, इट विल बी कॉल्ड एज गॉसियन सिलेंडर. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. देन इफ यू रिमेंबर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे एक स्मॉल एरिया इमेजिन करते हैं ds. यहाँ पे भी वही करना होता है, स्मॉल एरिया इमेजिन करना होता है ds, राइट. इसके बाद हमने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे. अवे. यहाँ पे भी वही केस है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा अवे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस positively charged long straight wire is also away. So in this case too, electric field ये away है. और then सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ होगा क्या,
यस नो यस। और किसका डायरेक्शन चाहिए? एरिया का। तो एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हो? एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे? एरिया पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब एरिया का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एरिया को वेक्टर बना लिया और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे व्हाट डू यू नोटिस अगेन इज कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना? 0। तो यहाँ पे भी एंगल 0। तो कॉस थीटा कितना? 1। ओके। देन इसके बाद क्या किया था हमने? ये सब हो गया, पूरा स्टोरी हो गया, वो बाद में लिखेंगे हम। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, flux phi is equal to integration E bar dot ds bar, which is equal to charge enclosed upon epsilon 0, equation number 1. Correct? Then इस इक्वेशन का पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी वापस से पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा, which is integration E bar dot ds bar. So this is equal to E ds cos theta, but cos theta की वैल्यू आएगी 1, तो E ds 1। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद चेक किया था कि पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये एलिमेंट, एरिया एलिमेंट या फिर पी पॉइंट मैं कहीं पे भी लूं, मैं यहाँ पे भी लेता, इवन इन दैट केस डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। फ्रॉम द एक्सिस डिस्टेंस विल रिमेन आर, चार्ज विल रिमेन सेम। जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे, मतलब ये पॉइंट पी यहाँ हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या नीचे हो, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी हो पी पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलने वाली है? सेम। सेम व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस एंड चार्ज बोथ आर सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को कहाँ लिखते हैं? इंटीग्रेशन के बाहर dx, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन किया था। पिछले केस में गॉसियन सरफेस पे ऐसे ds पूरे के पूरे स्फीयर पे थे, फिर आपने बोला इंटीग्रेशन ds विल बी whole area of the sphere. Area of sphere is 4 pi r square. And now in this case you have in the form of a cylinder, cylinder का shape है वायर का, right? What is the area of cylinder? टू पाई आर। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एल रेज टू 2। आप बोल रहे हो 2 पाई आर, 2 और पाई तो नंबर है, आर मतलब एल रेज टू 1। तो हाउ कम लेंथ इज इक्वल टू एरिया? मैंने क्या पूछा? व्हाट इज एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कैसे फाइंड करते हो? हाउ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 4 स्फीयर के केस में आएगा। 4 कभी भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 डायमेंशनल सरफेसेस के केस में आता है। 4, ये नंबर 4 ये तब आता है जब आपके पास 3 डायमेंशनल शेप हो, राइट। ये 3 डायमेंशनल है क्या? मैंने पहले बता दिया, लेंथ है, राइट। गुड। इफ आई वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम, तो ये पूरा का पूरा एरिया लूंगा, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पाई आर स्क्वायर एल। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एल मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब। मुझे सिर्फ एरिया फाइंड करना है। ये सिलेंडर है मेरे पास, इसका एरिया फाइंड करना है, तो सिर्फ सरकमफेरेंस लेंगे, अंदर का नहीं लेंगे, ओनली सरकमफेरेंस। तो व्हाट आई विल डू इज, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया लेना है, तो आई विल कंसीडर ओनली सरकमफेरेंस। What is circumference? 2 pi r. कौन सा r? Small r into length. So what will be integration over ds? 2 pi r है, क्योंकि मैं पूरे के पूरे ds 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 को ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे पूरा का पूरा
गॉसियन सरफेस मिलेगा, और गॉसियन सरफेस क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर होने की वजह से ये जो इंटीग्रेशन ds है ये आएगा 2πr इंटू एल। तो ये आता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको मिल गया टोटल फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या किया था, RHS इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, फिर इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड में कौन है, चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना है। पिछले केस में चार्ज था एक सरफेस पे, इसलिए हमने यूज किया था सिग्मा। इस केस में चार्ज है एक लाइन पे, और जब चार्ज हो लाइन पे तो हम बोलते हैं लैम्बडा विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इज लैम्बडा इनटू एल, करेक्ट। बट यही तो चार्ज है जो एनक्लोज्ड है, तो दैट इज व्हाई इट इज लैम्बडा इनटू एल, राइट। अब एनक्लोज का मतलब भी समझ लो, कहाँ पे एनक्लोज, कहाँ पे, ये तो इन्फिनाइट था ना, वायर इन्फिनाइट था कि नहीं था, यस नो यस यस। तो चार्ज कहाँ पे एनक्लोज, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो हमने जो चार्ज यहाँ पे लिया, चार्ज एनक्लोज, इट इज द चार्ज विच इज बेसिकली ओनली दिस मच, मतलब ये जितना भी गॉसियन सरफेस के अंदर आया उतना, राइट। तो रिमेंबर दिस, और डायमेंशनली भी चेक कर लेना, वो चार्ज ही मिलेगा। कैसे, डू यू रिमेंबर, मैंने कल ही बताया था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लैम्बडा, कूलम पर मीटर। तो ये आएगा कूलम पर मीटर, और लेंथ क्या है, मीटर, मीटर मीटर कैंसर, राइट। वेरी सिंपल। मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, मेरे पास एक 100 मीटर का वायर है, उस पे टोटल चार्ज है 500 कूलम का। व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, 5। क्या किया आपने, 500 बाय 100, 500 बाय 100 कितना, 5 कूलम पर मीटर। अब मैंने आपसे पूछा, मुझे बताओ, इसी वायर का 10 मीटर का टुकड़ा लेता हूं मैं, आई टेक अ पीस ऑफ 10 मीटर ऑफ द सेम वायर, व्हाट इज द टोटल चार्ज। क्वेश्चन नहीं समझा आपको, वापस समझ लो, अच्छे से सुन लो। मेरे पास एक वायर था, लेंथ कितना था, 100 मीटर, चार्ज कितना था, 500 कूलम, तो हर एक मीटर में कितना, 5 कूलम। अब यही वायर का 10 मीटर का लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, 10 मीटर का लेंथ 50। तो क्या किया आपने, एट द बैक ऑफ योर माइंड, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का, एक तो ध्यान आधा, ऊपर से बेसिक्स आधे से भी आधा, राइट। तो रिमेंबर दिस, एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में सब समझ में आ रहा है। मैंने पूछा 100 मीटर का वायर, 500 कूलम का चार्ज, हर मीटर में कितना, आपने बोला 5, वही तो लिख रहे हैं ना, 500 कूलम टोटल चार्ज, 100 मीटर टोटल लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ 5 कूलम पर मीटर को सिर्फ डिनोट किससे कर रहा हूं मैं, तो मैंने पूछा कि 10 मीटर लंबा वायर था, फिर आपने क्या किया, इसी को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी multiplied by length is charge itself. So what is the charge on 10 meter, 50, 20 meter, 100, right? So what is charge enclosed, it is charge into length। सिर्फ confusion कहाँ होता है, ये कैपिटल L जो है ये गॉसियन सरफेस का लेंथ है, पूरे के पूरे वायर का लेंथ जो है मैं इसको बोलता हूँ स्मॉल है, राइट। सिर्फ कंफ्यूजन होता है नोटेशन में। तो गॉसियन सरफेस का लेंथ हमने माना है कैपिटल एल, तो पूरे के पूरे वायर के लेंथ को मैं बोल दूंगा स्मॉल एल। एक्चुअली तो ये मुझे लिखना ही नहीं था यहाँ पे, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी 2-3 बार देखा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड इज चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। क्लियर, इज दिस क्लियर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट, अनदर एग्जांपल, आई हैव अ वायर व्हिच इज 200 मीटर लॉन्ग, total charge is 1000 coulomb. What is charge per meter, again 5, so what is charge on 10 meter wire, 50, so 5 into 10, right. So what is
the charge enclosed inside Gaussian surface of length L, ये length L था, if charge per unit length is lambda L. So this is what we are writing, equation number 3. अभी equation number 2 और 3 कहाँ जाएगा? Equation number 1 में. So therefore, from equation number 1, 2 and 3, substitute. What is this? E into 2 pi r L. What is charge enclosed? Lambda L upon cancel and cancel. So what you will get here is, यहाँ से मिल जाएगा E equal to 1 upon 2 pi r. epsilon 0 पहले से था और लैम्डा यहाँ पे पहले से था. See, lambda by epsilon 0 1 upon 2 pi r, lambda by epsilon 0 2 pi r. Correct? What is the value of 1 upon 4 pi epsilon 0? 9 to 10 raised to 9. हमको पता क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon 0. हमारे पास क्या आया 1 upon 2 pi epsilon 0. तो मैंने क्या किया multiply divide by 2, right? So this is the equation for electric field intensity due to an infinitely long straight conductor. Clear? हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड किया? हाँ, लेकिन गॉसियन सरफेस कहाँ था? आउटसाइड. तो ये फील्ड कहाँ मिला? आउटसाइड. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड लॉन्ग, infinitely long charged wire, right? Wire मतलब कंडक्टर. Good. यहाँ तक क्लियर? Then again, जैसे दो स्पेशल केसेस वहां पे थे, यहाँ पे भी दो स्पेशल केसेस है. तो यू हैव टू स्पेशल केसेस एग्जैक्टली द सेम वे. तो स्पेशल केस नंबर 1 क्या था? कहाँ पे फाइंड किया था हमने? ऑन द सरफेस, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास जो वायर है ये है वायर. You have axis of wire. This is axis of wire. This is radius capital R of wire. अब इस केस में हमको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट P, वो डायरेक्टली सरफेस पे ही है, राइट? तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त गॉसियन सरफेस का जो रेडियस आएगा वो रेडियस और वायर का रेडियस जो होगा वो क्या होगा? सेम, right? So small r will be equal to capital R. So what you will get is small r is equal to capital R. तो सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमें मिला है वहां पे स्मॉल r की जगह पे अगर आप कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस वायर. क्लियर? व्हाट अबाउट इनसाइड? 0. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ था? वायर के सरफेस पे. देयर वाज नो चार्ज इनसाइड. क्लियर है अब तक? ओके. So we will repeat again and also we will put down point by point now and you will be telling me how to note such things now. So we will start with very basic idea. और I keep on saying अगर सबसे सिंपल सब्जेक्ट कोई है, क्यों? वाई? क्योंकि वही रिपीट होते रहता है. अब रिपीट कैसे हुआ? सिर्फ शेप चेंज हुआ. बाकी अगर आपने वैसे नॉर्मली आई डू नॉट एडवाइज टू डू रटाफिकेशन, रट्टा मारना नहीं, पर सपोज मार भी लिया, एक का तो पता ही है ना, ये सब हमने अभी अभी लिखा. स्टार्ट वहीं से करोगे. कंसीडर, अभी क्या स्फेरिकल शेल था हमारे पास? क्या था हमारे पास? एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर था. कंसीडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर ऑफ रेडियस are having linear charge density lambda. So exactly on the same lines, exactly same lines. Wait, we'll start with that. Consider an
infinitely long यूनिफॉर्म, ये अज्यूम है infinitely long, ठीक है आप बोर्ड पर लिख देता हूं यूनिफॉर्मली चार्ज क्या, straight wire or straight conductor of having linear charge density lambda, बट गड़बड़ करना बंद कर दो, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। देन उसके बाद जो लिखा था वही यहाँ पे होगा, सेम, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P at a distance r from the center, नहीं, from axis of conductor, we imagine Gaussian surface in the form of coaxial cylinder of radius r. What is so difficult? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट अ पॉइंट P, at a point P at a distance r, at a distance r, ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया, एक्सिस से, at a distance r from the axis of conductor, we imagine, क्या इमेजिन किया आपने, Gaussian surface, we imagine a Gaussian surface, ये गॉसियन सरफेस का शेप क्या था, सिलेंडर, we imagine a Gaussian surface in the form of a cylinder, of radius capital R, small r, very good, right, तो ऑफ रेडियस स्मॉल r, गॉसियन सरफेस का रेडियस हमेशा स्मॉल रहेगा, बाय डिफॉल्ट स्मॉल रहेगा। उसके बाद व्हाट डिड यू डू, उसके बाद आपने क्या बोला, ये हो गया, फिर बोला आपने इमेजिन एन एलिमेंट ऑफ एरिया ds एट पॉइंट P ड्यू टू सिमेट्री, एंगल बिटवीन E bar and ds bar is 0, therefore cos theta is 1, राइट। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज सेम, राइट, यहाँ पे तो नो चेंज है, तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, आई विल जस्ट पुट इट हियर, और इसको यहाँ से यहाँ सरका देते, हो गया। देन उसके बाद ये भी सेम है, उसके बाद क्या किया था हमने, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, flux which is integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0, equation number 1। फिर हमने स्टार्ट किया सॉल्विंग LHS, तो फिर हमने स्टार्ट किया सॉल्विंग LHS, राइट। then what we did was E bar dot ds bar is EDS cos theta की वैल्यू है 1। फिर हमने बोला E is constant, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E था कांस्टेंट, कहाँ पे कांस्टेंट, थ्रू आउट गॉसियन सरफेस, तो ये आ गया बाहर इंटीग्रेशन ds, व्हाट इज इंटीग्रेशन ds, 2 पाई r, और यही इंटीग्रेशन ds क्या था स्फीयर के केस में, 4 पाई r स्क्वायर, तो E into 2 pi, कौन सा r, into L, इक्वेशन नंबर 2, ये है E bar dot ds bar का इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या फाइंड करना है, चार्ज एनक्लोज्ड, बट एज यू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था ऑन द लाइन, तो वी विल यूज लैम्डा which is चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज लैम्डा इनटू L, दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, 2 and 3, so from equation number 1, 2 and 3 what we will get is E bar dot ds bar का इंटीग्रेशन कितना था, E into 2 pi r L,
इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज, लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, कैंसल एंड कैंसल, therefore E is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda by r, क्योंकि हमको पता होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 का वैल्यू, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 2। तो ये आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था आउटसाइड, तो यू विल राइट डाउन E outside equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r, right? Then इसके बाद क्या किया था हमने, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda upon कैपिटल R, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। देन नेक्स्ट स्पेशल केसेस इनसाइड, तो केस नंबर 2, इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। जो पहला केस था ये यहाँ पे स्मॉल r वाज ग्रेटर देन कैपिटल R, और जो स्पेशल केस नंबर 2 है इनसाइड, फॉर दैट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, 0। क्यों? सिंस देयर इज नो charge inside। तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। देन मूविंग अहेड टू थर्ड एप्लीकेशन, तो थर्ड एप्लीकेशन मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल नोट डाउन, अदरवाइज वी विल जस्ट गो थ्रू बेसिक आइडिया ऑफ थर्ड एप्लीकेशन। स्फीयर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, अब हम लेंगे एक थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट, मतलब हमारे पास जो तीसरा एप्लीकेशन है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet। तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक थिन पेपर जैसा एक प्लेन है, तो यू हैव अ पेपर लाइक शीट जिसको आप लैमिना भी बोलते हो। डू यू रिमेंबर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैमिना, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, रोटेशनल डायनामिक्स में कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। तो हमारे पास एक थिन, वेरी थिन एक प्लेन शीट है एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके ऊपर चार्जेस है विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। देन what I need is little more space, so I am going to remove this anyways। यहाँ पे है चार्ज, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ऑलवेज वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा वो बाद में समझेगा, फिलहाल हमने स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज लिया था, हमने लाइन पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव चार्ज ओनली। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो these are positive charges on this sheet, right? These are not crosses, these are positive charges। Fine, समझ लेना ये पॉजिटिव चार्ज है। एक्सपैंड योर इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंड दिस इज पॉजिटिव, दिस आर पॉजिटिव चार्जेस। और इस पूरे के पूरे शीट पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें करना क्या है, हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। कहाँ पे, एट सम पॉइंट। अभी यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, पेपर तो पेपर है, पेपर के इनसाइड और आउटसाइड का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो यू विल टेक सम पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस शीट
तो इस शीट से एक r डिस्टेंस पे पॉइंट है P। कौन सा डिस्टेंस? स्मॉल r। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस लिया इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस लिया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस का शेप ना, यू कैनॉट टेक स्फीयर, यू कैनॉट टेक इवन अ शीट, क्योंकि शीट लोगे तो फिर हाउ विल यू क्लोज इट? इसको क्लोज करना पड़ेगा ना, कंप्लीटली क्लोज करना है, राइट? तो कंप्लीटली क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे? अब कंप्लीटली तो क्लोज कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले केस में भी यही प्रॉब्लम था। ये क्या था? इन्फिनाइटली लॉन्ग, राइट? इस केस में प्रॉब्लम क्या है? ये है इन्फिनाइटली लॉन्ग, ये भी इन्फिनाइट शीट है। तो इन्फिनाइट शीट है मतलब ये इन्फिनाइटली बड़ा प्लेन है और पूरे के पूरे प्लेन पे क्या है? चार्जेस है। तो कंप्लीटली तो एनक्लोज कर नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? हाउ विल यू अप्लाई गॉस लॉ? क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करना है तो चार्जेस को तो क्लोज करना पड़ेगा, क्या करेंगे? वेल बाय द वे, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो हम व्हाट वी विल डू इज, हम इस प्लेन शीट पे एक स्मॉल एरिया ले लेंगे ds, ds या da जो बोलना है वो। तो आई विल कंसिडर अ स्मॉल एरिया ds, क्योंकि मैं पूरे के पूरे शीट को एनक्लोज नहीं कर सकता, तो फिर हमने क्या किया? एक स्मॉल एरिया ले लिया। अब इस स्मॉल एरिया को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्मॉल एरिया को क्लोज करने के लिए मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, राइट? तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज कहाँ पे है? ये इतने एरिया में है, मतलब मैं पूरे शीट को देख ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे था, हम पूरे वायर का कंसिडर कर ही नहीं रहे थे, हम कंसिडर कर रहे थे कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है। वैसे ही ऑन द सिमिलर लाइन थोड़ा हेवी है, एक्चुअली इजी है, नंबर ऑफ स्टेप्स आर वेरी लेस, वेरी सिंपल, राइट? लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है। इमेजिन ये हमारे पास जो बोर्ड है, ये बोर्ड, इट इज इन्फिनिटली लॉन्ग। लॉन्ग मतलब इन्फिनाइट शीट, लॉन्ग मतलब दोनों डायमेंशन में लॉन्ग, एक्स में भी लॉन्ग और वाई में भी लॉन्ग। तो ये इन्फिनाइट शीट है, इस सारे के सारे प्लेन पे क्या है? चार्जेस। अब पूरे के पूरे प्लेन पे चार्जेस है, मैं पूरे प्लेन के चार्जेस को तो नहीं एनक्लोज कर सकता, तो मैंने क्या किया? मैंने इस पे एक एरिया ले लिया और इस एरिया के अंदर कुछ चार्ज होगा। मुझे अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो मैं इतने एरिया को तो एनक्लोज कर सकता हूँ। तो इसको एनक्लोज कैसे करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे, उसको बाहर की तरफ लाएंगे, मतलब फ्रंट साइड से हो गया क्लोज, राइट? तो वही किया यहाँ पे, एक साइड से क्लोज कर लिया। कैन वी अप्लाई गॉस लॉ? यस नो, यस और नो? तो गॉस लॉ अप्लाई करने का कंडीशन क्या था? चार्ज शुड बी कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन एन इमेजिनरी सिलेंडर। ये कहाँ पे कंप्लीटली क्लोज हुआ? एक साइड से क्लोज हुआ, दूसरी साइड से क्या है? ओपन है, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ बताया, ये चार्ज था, बाहर की तरफ से क्लोज हो गया, अंदर की तरफ से अभी भी ओपन है। हमको एक्चुअली फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। लेकिन हमारी मजबूरी ये हो गई कि हमको ऐसा ही एक एरिया पिछले साइड पे भी लेना पड़ेगा, पीछे की तरफ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वो लेते नहीं तब तक ये चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज हुआ नहीं। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस ले लिया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अगेन। ये भी सिलेंडर है, सिर्फ पिछले केस में जो सिलेंडर था उसका लेंथ क्या था? एल। यहाँ पे एक साइड पे डिस्टेंस आर है तो दूसरे साइड पे डिस्टेंस भी आर है, तो इस सिलेंडर का लेंथ क्या होगा? 2r। तो द लेंथ ऑफ द सिलेंडर विल बी 2r इन टोटल। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, लेकिन हमको चार्ज को एनक्लोज करने के लिए पीछे भी हमको एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ गया, तो उसमें बोल दूंगा p डैश। अब ये सिलेंडर गॉसियन, पिछले केस का भी सिलेंडर गॉसियन,
तो क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है फिर। रिमेंबर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसा जा रहा था, कैसा जा रहा था, ऐसा, राइट, करेक्ट। सर्कुलर फेसेस से पास हुआ क्या, नहीं। रिमेंबर दिस, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो लेंथ को परपेंडिकुलर है। किसके लेंथ को परपेंडिकुलर है, गॉसियन सरफेस के लेंथ को परपेंडिकुलर है। जेई नीट में क्वेश्चन आया ये, कुछ है ही नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। और जो वो केस है ये भी पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास हो रहा है, पैरेलल टू द लेंथ। तो यहाँ पे ये जो दो सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए, दीज टू सर्कल्स, इनको बोलते हैं एंड कैप, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के एंड पे है। लगाते हो ना, कैप लगाते हो, तो ये भी दो कैप है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड कैप। So in this case, flux passes through end caps and the flux is parallel to the length of Gaussian cylinder. In this case, electric flux passes perpendicular to the length of Gaussian cylinder. यहाँ पे end cap से flux पास ही नहीं होता और यहाँ पे लेंथ को परपेंडिकुलर फ्लक्स पास ही नहीं होता। तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा, सिर्फ दो जगह से, सिर्फ दो जगह से, एक यहां से पास होगा और दूसरा यहां से पास होगा। करेक्ट, क्लियर यहां तक, इज दिस आइडिया क्लियर, यस, राइट। देन सेम स्टोरी, अप्लाई गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, इंटीग्रेशन E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon इक्वेशन नंबर 1। पर ये था क्या, ये तो टोटल फ्लक्स था ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि या तो यहाँ से पास होगा या फिर यहाँ से पास होगा। मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ से जो फ्लक्स है इसको बोलता हूँ फाई, यहाँ से जो फ्लक्स है मैं इसको बोलता हूँ फाई डैश। तो इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, फाई प्लस फाई डैश। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, इसको हम लिखने वाले हैं फाई प्लस फाई डैश, या फिर फ्लक्स थ्रू पी पॉइंट एंड फ्लक्स थ्रू पी डैश पॉइंट। नोटेशन आपके ऊपर, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन नोटेशन द वे आई एम राइटिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, क्लियर। बट वेट अ मिनट, इस एंड कैप के लिए जो पी पॉइंट पे एंड कैप है उसके लिए चार्ज डेंसिटी सेम है, और पी डैश पे जो एंड कैप है उसके लिए भी चार्ज डेंसिटी सेम है। जब चार्ज डेंसिटी सेम है तो फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। मतलब जितना फ्लक्स राइट साइड से पास होगा उतना ही लेफ्ट साइड से पास होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू पी, राइट। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट था, चार्ज प्लेन शीट था, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट था। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि इन्फिनाइट शीट को मैं एनक्लोज तो कर नहीं सकता, फिर हमने इस शीट का छोटा सा एक एरिया ले लिया ds, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो फ्लक्स इज अवे ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि फ्लक्स अवे था तो मुझे गॉस लॉ अप्लाई करते वक्त टोटल फ्लक्स निकालना होता है। तो टोटल फ्लक्स, तो ये सोचना पड़ेगा कि फ्लक्स जा कहां से रहा है, फ्लक्स जा रहा है टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। मतलब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो लेफ्ट एंड राइट से क्लोज करो। तो लेफ्ट से क्लोज करने के लिए और राइट से क्लोज करने के लिए हमने ले लिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को ज्वाइंट कर दिया तो क्या बन गया, सिलेंडर। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर। लेंथ क्या है गॉसियन सरफेस का, 2r, क्योंकि r राइट में, r लेफ्ट में। अब बुक में लिखते कैसे है, बुक में लिखते हैं, यू सी, ये गॉसियन सिलेंडर के बिल्कुल मिड पॉइंट से, सेंटर से कौन पास हुआ, सी, राइट।
तो व्हाट दे राइट इज द चार्ज इज लोकेटेड एट द मिडवे ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर. दैट इज द वे ऑफ राइटिंग इन द बुक नोट्स. हमको समझ में नहीं आया, हमने तो लिया ना, ये हमने लिया था क्योंकि हमको तो इंटरेस्ट था फ्लक्स में. फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है? चार्ज. और गॉसियन सिलेंडर तो इमेजिनरी है, वो तो हमारे इमेजिनेशन से आया. हमने लिया छोटा सा सरफेस, फिर बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स अवे अवे होता है. तो बोला जितना एरिया हमने यहाँ पे लिया है उतना ही एरिया राइट में लो, उतना ही एरिया लेफ्ट में लो. तो चार्ज को दोनों साइड से कर दिया क्लोज, तो फ्लक्स भी यहीं से पास होगा. तो फ्लक्स कितना है फिर? 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ इट. क्लियर? क्लियर यहाँ तक? राइट. बट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? E bar dot ds bar, E bar dot ds bar, which is E ds cos theta. Electric field is away and ds is also away. क्योंकि ds, do you remember एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर. कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं? एरिया पे. तो ये एरिया था, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये मिल गया डायरेक्शन ऑफ ds. और ये ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या है? सेम. तो एंगल कितना है? 0. तो cos थीटा कितना आएगा? 1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2EDS. राइट. अब बाद में बोलते हैं लेट, ये जो एरिया है ना ds, इसको a बोल दो क्योंकि अभी बाकी कुछ तो एरिया लेना नहीं है. तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? 2EA. इक्वेशन नंबर 3. गुड. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड बाकी है. तो चार्ज एनक्लोज कैसे फाइंड करोगे? एरिया किस पे था? लाइन पे था कि सरफेस पे था? सरफेस पे. तो क्या लिखोगे? सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. एरिया को हमने ds या फिर बाद में बोल दिया इसको a. तो व्हाट इज चार्ज? सिग्मा इनटू a. ये क्या है? चार्ज एनक्लोज. इक्वेशन नंबर 4. ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कहाँ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फ्लक्स. और फ्लक्स क्या है आपके पास? 2EA. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3 and 4, फ्लक्स which is 2EA equal to charge enclosed. वो कितना आया? सिग्मा A upon cancel and what is E? Sigma upon 2 epsilon 0. This is electric field on one side. एक साइड पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो दूसरी साइड पे कितना? सेम. अगर डिस्टेंस सेम है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 and sigma upon 2 epsilon 0. So this I will repeat again in the next session, and this is very important for upcoming topics. खत्म नहीं हुआ. कैपेसिटर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और कैपेसिटर का पूरा वर्किंग इस टॉपिक के ऊपर है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना इन द नेक्स्ट क्लास.